खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब से डाला जेल में मुलाकात करने के बाद बाहर आकर बताया कि ऑफिशियली हमने कॉल ऑफ कर दिए हैं मुज़ाकरात और अब बातचीत नहीं होगी, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, चौथा राउंड नहीं होगा। सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ कुछ जल्दबाजी कर गई है या फिर सोच समझ कर यह फैसला किया गया है और तहरीक इंसाफ ने इस पर गौर किया और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ को लगता था कि ये टाइम ज़ाया हो रहा है इसलिए से बाहर निकले हैं? इस पर अब हुकूमत या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें कैसे इसको देख रही हैं, इस पर एक तो हम बात करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास कल होने जा रहा है। ये जो इजलास है इसको काफ़ी अहमियत का हामिल इजलास समझा जा रहा है और इससे समझा जा रहा है कि इसमें कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। जाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कुछ शिकवे भी हैं, गिले भी हैं, और ख़ास तौर पर एक पंजाब से नहरें निकालने का जो मामला है, फिर पंजाब की जो लीडरशिप है उन्हें भी जो पंजाब में नून लीग की हुकूमत है उनसे कुछ गिले शिकवे रहते हैं। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, इन तमाम मामलात पर हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। सरदार सलीम हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, खुशामदीद। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आज जो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर गई, बाहर आ गई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई इन मुज़ाकरात से आपको भी ये लगता है कि कुछ निकलने वाला नहीं था? क्योंकि 1 महीना होने को है, अभी तक हुकूमत ने कोई यकीन दहानी या कोई गुडविल जेस्चर तहरीक इंसाफ को लगता है कि नहीं दिया था, कोई जो कैदी हैं वो रिहा नहीं किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरे ज़ाती ख्याल में तो जो है तहरीक इंसाफ थोड़ा जल्दी फैसला उन्होंने कर दिया और मुल्क के लिए यही बेहतर था कि डायलॉग जो है वो जारी रहता और बातचीत से जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। कैदी रिहा करना जो है वो उस पर एक अगर सख्ती से आप खड़े हो जाएंगे तो कैदी रिहा करना हुकूमत के लिए इतना आसान तो नहीं है ना। वो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो उन्हें रिहा नहीं कर सकते, जिनको अदालतों ने जो है सजाएं दी हुई हैं उनको निकालने के लिए भी कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ता, कोई चीज़ें डिसाइड करना पड़ती, उसके बाद होता। और फौरी जल्दी में अगर तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही थी कि सबसे बड़ा उनका मसला ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए या कैदियों को रिहा किया जाए, तो वो तो शायद मुमकिन नहीं था और उसको आगे जाके जो है उसमें कोई वे आउट निकाला जा सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने इसमें जल्दी की, मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए था। अभी भी बड़ा टाइम है, उस पर सोचना चाहिए और सबसे पहले मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और ये जो एक लड़ाई झगड़ा और रोलर अप है, इससे निकल कर डायलॉग के जरिए मामला। लेकिन गवर्नर साहब, आपको नहीं लगता कि 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर भी गया और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमरान खान की रिहाई का मामला है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोट लखपत में कैद हैं, जेल में कई लोग जो हैं वो कारकुनान 26 नवंबर के मामलात की वजह से कैद हैं और उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी यानी कोट लखपत में कई मामलात पर जमानतें हो जाती हैं और फिर दोबारा दूसरे मुकदमात में उनको पकड़ लिया जाता है। तो गुडविल जेस्चर के तौर पर कोई 2, 4, 5 लीडर्स अगर रिहा कर दिए जाते हैं तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी एक आसरा हो जाता कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, ये होना चाहिए था, वो जो तहरीक इंसाफ पे प्रेशर था उसको कम किया जाता और जहाँ जहाँ ऐसे लोग जिनकी ज़मानतें हुई हैं उनको रिहा करना चाहिए था और दोबारा मुकदमात में उन्हें मौका देना चाहिए था कि वो अपनी अबूरी ज़मानतें कराएं और कोर्ट में पेश हों और उसको फेस करें, बजाय इसके कि वो उधर से निकलती उनको उठा के फिर। तो ये चीज़ें यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक अच्छा मैसेज जाता और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाती। जहाँ पे वो एक बिल्कुल ही डेडलॉक था, खान साहब की रिहाई या कोई बड़े ऐसे हैं कि जिनकी 9 मई में जो है वो मुलव्वस हैं और वाकई वो सारा सबूत मौजूद है, तो उनको तो शायद रिहा करना मुमकिन नहीं था और करना चाहिए भी नहीं था। क्योंकि अगर इस तरह का आप जो है वो करते रहेंगे तो ये तो फिर खुदा न खास्ता 9 मई की तरह के वाक़यात बार बार होते रहेंगे और इस तरह के वाक़यात का ये मुल्क मुतम्मिल नहीं हो सकता। हमारे गिले शिकवे हो, नाराज़गी हो, हर चीज़ हम जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन इदारों पे चढ़ाई जो है, अगर आपने इदारों को कमज़ोर कर दिया और खुदा न खास्ता वो इतने कमज़ोर हो गए तो ये मुल्क जो है वो 2 दिन भी कायम नहीं रह सकता। तो वो वाली चीज़ें तो शायद मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो गवर्नमेंट कर सकती थी और जिनसे
जो है एक अच्छा मैसेज जा और सकता कमीशन के कयाम से मुतालिक आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल फैसला है हुकूमत के लिए, कमीशन का कयाम? और कमीशन भी 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तहरीक इंसाफ मांग रही है, क्या ये बहुत मुश्किल काम है हुकूमत के लिए आपके ख्याल में सर? देखिए, कमीशन वो 9 मई के हवाले से मांग रहे हैं या 26 के हवाले से मांग रहे हैं? अच्छा, दोनों मांग रहे हैं। ये तो फिर जब वो चढ़ाई करें आके तो वो कहें कमीशन बना दो, ऐसे तो नहीं होता ना कि अब कमीशन तो फिर इस पे भी बनाना चाहिए ना कि क्या कोई सूबाई गवर्नमेंट को ये हक हासिल है कि वो वफाकी गवर्नमेंट पे चढ़ाई कर दे और टीयर गैस और अपनी पुलिस और अपने फोर्सेस जो है उनको इस्तेमाल करे और चीफ मिनिस्टर जो है उसको लीड करें। ये तो एक फिर बड़ी बुरी मिसाल जो है वो सामने रहेगी और ये तो फिर मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। जहाँ भी किसी सूबे में किसी की गवर्नमेंट होगी वो वफाक के जब मर्जी होगा वो चढ़ाई कर दे और फिर कहे जुडिशल कमीशन बना दें और हमारे जो पकड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ दें। मैं एक न्यूट्रल बंदा होने की हैसियत से जो है वो ये बात कर रहा हूँ कि ये वाले जो मुतालबात हैं पीटीआई के, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं। लेकिन सर कमीशन तो ये भी कह सकता है कि तहरीक इंसाफ को गिल्टी भी तो करार दे सकता है। कमीशन तो ये भी कह सकता है कि तहरीक इंसाफ ने वाकई 9 मई में हमला किया था। कमीशन का मतलब ये तो नहीं है कि नहीं, तो अगर देखे ना तहरीक इंसाफ को अगर गिल्टी करार दे और तहरीक इंसाफ फिर मान लेगी मैं गिल्टी हूँ, इससे पहले उन्होंने कभी माना है? आप 3 जजेस छोड़ के 6 जजेस बिठा दें, अगर फैसला उनके हक में आ गया तो फिर तो ज़रूर मानेंगे और अगर गिल्टी करार दे दिए तो फिर तो नहीं मानेंगे, फिर तो वो कहेंगे ये सारी मिली भगत है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और दूसरी बात यह है कि एक 9 मई का वाक़या हुआ, बड़ा अहम वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम वाक़या है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और 26 के हवाले से भी इसी तरह है। तो आप मानते हैं देखिए, अवाम लेके आते, पीटीआई के लोग आते, असदुल्ला साहब, पीटीआई के वर्कर्स आते, वो लॉन्ग मार्च लेके आते और जो हुकूमती शख्सियात हैं वो उनको लीड ना कर रही होती, केपी पुलिस उनके साथ ना होती, उनके जो 1122 वाले साथ ना होते, उनकी टीयर गैस इस्तेमाल ना हुई होती, तो हम कहते बड़ी जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है और इस पे जो है वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। लेकिन देखें, ये एक बहुत बुरी रवायत होगी और आने वाले टाइम में मुल्क के लिए किसी तरह अच्छा नहीं है। आप समझते हैं कि कमीशन बनाना एक बुरी रवायत होगी, तो यानी आपके ख्याल में कमीशन नहीं बनना चाहिए? और अगर सर कमीशन बनना ही नहीं चाहिए और इसी मौजू पर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात भी क्यों होने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात ये होने चाहिए जैसे आपने पहले कहा, जो लोग उसमें मुलव्वस नहीं है, मेरिट पे उनकी इंक्वायरियां हों, लोगों को पता है, पुलिस को पता है, फोर्सेस को पता है, इदारों को पता है। हमारे देखें, हम ग्रास रूट लेवल से आए, हमारे साथ ये होता है। मुशर्रफ दौर में ये हुआ, ज़ियाउल हक दौर में हुआ, बाकी हम जब अपोजिशन में बैठे रहे, हमारे लोगों पे झूठी FIRs होती हैं, FIRs होती हैं, 4 लोग मुलव्वस होते हैं, 15 को मुलव्वस कर दिया जाता है। हम DPO के पास जाते हैं, वहाँ उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। हम RPO के पास जाते हैं, हम IG के पास जाते हैं, हम उनकी बेल कराते हैं, हम उसको फेस करते हैं, हम अपनी बेगुनाही साबित करते हैं और वो लोग बेगुनाह होते हैं। उनको पुलिस भी बेगुनाह करती है, अगर वो ना करे अदालतें बेगुनाह कर देती हैं, उनकी जमानतें ले लेती हैं। तो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसके मुताबिक चलना है। मैं ये कह रहा हूं कि जो घरों पे छापे मारे जा रहे थे उनको रोकना चाहिए था। जो ये है कि लोग मुलव्वस नहीं है, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बना देना चाहिए। सही। और पुलिस में और उन FIA में ऐसे लोग कि जिन पे हम जब जाते थे तो हमें वो कहते थे कि फलां अफसर आपकी इंक्वायरी करेगा, हम कहते थे नहीं, हमें उन पे एतमाद नहीं है, किसी मेरिट पे किसी न्यूट्रल अफसर को आप तैनात करें। और इत्फाक़े राय से ऐसे ऑफिसर जो है वो तैनात होते थे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती थी। तो यहाँ भी ये तो नहीं है कि तमाम पुलिस करप्ट है, तमाम FIA करप्ट है, तमाम इदारे करप्ट है। उनमें जो बेहतर लोग हैं उन पे PTI और नून लीग दोनों हुकूमत उस पर एग्री कर सकते थे और एक बेहतर वे आउट निकल सकता था। राइट सर, कोई तीसरा रास्ता आप कहते हैं निकल सकता था। सर, CEC का इजलास होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, क्या ये बहुत अहम इजलास है, ये रूटीन का इजलास है? आज अखबार में कुछ खबरें भी लगी हुई हैं कि पीपल्स पार्टी को बड़ा फैसला भी कर सकती है, वो क्या हो सकता है बड़ा फैसला? देखें, वो अब इजलास जो है उसके लिए चीज़ें तो कल ही सामने आएंगी कि उसमें क्या फैसले होते हैं। और हमारा तो हर फैसला CEC में होता है और जो CEC फैसला कर देती है फिर हमारी क़यादत उसकी पाबंद रहती है।
जैसे इस गवर्नमेंट से पहले सीईसी ने फैसला किया कि हमने कैबिनेट में नहीं बैठना, आज तक आप देखें तमाम तार प्रेशर के बावजूद हम कैबिनेट में नहीं बैठे। सीईसी जब कोई फैसला करती है पार्टी को उस पर स्टैंड करना पड़ता है। कोलेशन पार्टनर हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो जो है वो जो हमारे अंदर होता है वो ही बाहर आता है और हम तो सीधे चलने वाले हैं। आप देखें 8 से 13 हमारी बिल्कुल अक्सरियत नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान साहब को चलाया, MQM को चलाया, काफ लीग को चलाया, मुस्लिम लीग नून को साथ चलाया। और हमें ये गिला होता था, हम जो वहाँ पे MNAs थे, कि हमसे ज़्यादा फंड नून लीग वालों को दिए उस टाइम पे, और कोलेशन पार्टनर्स को जो है वो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ चलाया। हम तो सीधे चलने वाले लोग हैं, लेकिन इस मौजूदा गवर्नमेंट में माजरत के साथ, चाहे वफाकी गवर्नमेंट है चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, चीज़ें उस तरीके से नहीं चल सकी जिस तरह चलनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं गवर्नर साहब कि आपने अपने तहाज़ुर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये आपको अच्छे तरीके से नहीं चला रही। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दूसरी राय ही नहीं है। देखिए ये फैसले कर देते हैं, ये बाद में इन्हें पता लगता है कि पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, ये फलां, बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं और इतनी तौफीक नहीं होती कि आपके जो कोलेशन पार्टनर हैं, छोड़े पीपल्स पार्टी को, जो बाकी हैं उनको भी बिठा के एक इस मुल्क को देखें। हम क्यों इनके साथ बैठे हैं? हम इनके साथ इसलिए बैठे हैं अपना नुकसान करके कि मुल्क बेहतर हो, मुल्क आगे की तरफ जाए, इदारे मजबूत हों, जो चीज़ें मुल्क के लिए अच्छी हैं वो फैसले हों। तो जब उन फैसलों में हमसे ये जो है वो बात ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये कोलेशन गवर्नमेंट चलेगी? कौन सी ऐसी चीजें जो जिस पर आईनी और कानूनी तौर पर गवर्नर साहब आपकी मुशावरत लेनी चाहिए उन्हें, लेकिन पंजाब की हुकूमत आपसे मुशावरत नहीं कर रही? गवर्नर साहब को छोड़ें, गवर्नर साहब को छोड़ दें, गवर्नर साहब को बिल्कुल साइड पे रखें। और गवर्नर साहब तो एक पॉलिटिकल वर्कर है, ग्रास रूट लेवल से आया, पोजीशन में खुश रहता है, ईमानदारी से, कोई इशू वाली बात नहीं है। मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने कोई पंजाब गवर्नमेंट से कोई फंड लेने हैं या सड़कें बनवानी है या बिजलियाँ। मेरे लोग कहते हैं आप इश्यूज पे स्टैंड करें, जहाँ पे गरीब के साथ ज्यादती हो, जहाँ पे चीज़ें ठीक ना जा रही हो, आज पे बोलें, उस पर खड़े हों। हमें सड़कों और गलियों नालियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे गवर्नर को छोड़ दें। देखें अभी PIA को आपने जो है वो निजकारी तरीके लेके जाना चाहते हैं, बाकी इदारों आपने उसमें डाले हुए हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत बड़े एक फैसले हैं जो आपने करने हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। तो उन तमाम चीज़ों पे आपको सारे कोलेशन पार्टनर्स को इत्मीनान में लेना है। ये तो कोई नहीं है कि आप फैसला कर लें कि हम ये करने लगे हैं और फिर इस तरह हो जिस तरह अभी फैसल वाडा साहब रोला डाल रहे हैं कि जी फलाना वो गाड़ियाँ ले रहे हैं और ये हो गया और वो हो गया, और वही अगर बैठ के सबके इत्फाक़ राय से चीज़ें हों तो चीज़ें बेहतर नहीं। कल तो जो आपके पार्टनर सलीम मांडीवाला साहब ने जो एतराज़ किया कमेटी में बैठ के एज ए कमेटी चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जी रोक देना चाहिए गाड़ियां खरीदने के अमल को, उसको नून लीग ने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी गलत किया है ये मांडीवाला साहब ने रोक के, बल्कि वो समझते हैं कि ये ठीक फैसला किया गया था गाड़ियां खरीदने का। कोई इस तरह की चीजें हो तो मांडीवाला साहब ने जो किया उन्होंने देख के किया, और सेनेट में भी इतना बड़ा शोर पड़ा। अगर एक चीज जरूरत है तो जरूर हो, लेकिन अगर एक आपके पास चीज मौजूद है और आप ये कहें कि अब इस पे मैं 6 महीने सफ़र कर चुका हूँ तो अब मैं यूज टू हूँ, मुझे अब ये पसंद नहीं है, इसके लिए मुझे जो है वो चेंज करे, तो ये मुल्क बेचारा इसका मुतमिल नहीं हो सकता। गरीब आवाम बेचारी रोटी को तरस ली है, वो हमारे ये लल्ले तलल्ले बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये नहीं कर सकते कि गवर्नर को 25 करोड़ की गाड़ी आप ले दें और गवर्नर को वो प्रोटोकॉल दें कि जो गरीब का खून चूसने के बराबर हो। गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक और वजह तनाज़ा जो है वो पंजाब से नहरें निकालने का भी है। इस मामले पर क्या एतमाद में नहीं लिया गया, इस पर मुशावरत नहीं हुई, बात नहीं हुई? क्या आप समझते हैं कि पंजाब का मौक़िफ़ इस पर दुरुस्त है या पीपल्स पार्टी का दुरुस्त है? इसको क्या सुबाइयत के अंदाज में देखना चाहिए? देखें असदुल्ला साहब, देखें ना, बात यही जो मैंने पहले आपको की कि हम कोलेशन पार्टनर हैं बड़े अच्छे जज्बे के साथ और मुल्क के लिए ईमानदारी से, कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, चीज़ें अच्छी हों, और वो तब ही हो सकता है। कोई एक हरफ़े आखिर नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये समझे कि हमारे पास बहुत बड़े दिमाग हैं और हम बहुत बड़े अरस्तू हैं और बाकी सारे, इस तरह नहीं होता। हम उनके साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा फैसला है। आपके पास इतना पानी है ही नहीं, जो इससे पहले तयशुदा पानी का अपना अपना जो है वो हक है तमाम सूबों का, वो तो पूरा मिल नहीं रहा। और आप कह रहे हैं हम इंडस रिवर से दोबारा नहरें निकालना चाहते हैं, ठीक है आप निकालें, लेकिन आप बिठाएं सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं,
तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, वहां डिस्कस करें, वहां फैसला करें और जिस नतीजे पे पहुंचे वो इंप्लीमेंट करें। उनका मौक़िफ़ ये है कि हम अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकाल रहे हैं, आपको आपका शेयर पूरा मिलेगा और उसके लिए जाहिर है वो एक इन्विजिलेशन का पूरा निजाम अपने हिस्से के पानी में देखें, अपने हिस्से के पानी में से पानी कहाँ निकाल रहे हैं। और ये सिर्फ बातें करने से तो ऐसे नहीं होता ना। कोई मैं तो पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा हूं, लेकिन जो बात सही है वो करना पड़ती है। मुझे बताएं कि कोई मोटरवे, कोई सी पैक, कोई किसी जगह को पंजाब में मुझे बता सकते हैं जो रुका हुआ हो, वहां पे लोग जो है सर पकड़ के बैठे हों, जबकि कराची से आप वो निकले और ये जो आपका वहां से मोटरवे है वो पिछले कितने साल से पड़ा है और वफाक ने एक टका नहीं दिया। आज जो है वो जानबूझ के लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, और वो जो रोड है वो वफाकी हुकूमत का है। ना पिछले बजट में 18 महीने में ये प्राइम मिनिस्टर रहे, उसमें इन्होंने नहीं दिया, इसमें इन्होंने नहीं दिया। और मुंह से अगर मीठी बातें करने से चीज़ें हल नहीं होती, अमल से चीज़ें हल होती हैं। ये ज़रूर कहेंगे हम पानी, बिल्कुल एक कतरा पानी का ये नहीं देते, और ये सिंध का ही पानी लेंगे, ये छोटे सूबों का ही रगड़ा निकालेंगे और उससे खराबी पैदा। गवर्नर साहब, ये सखर हैदराबाद मोटरवे का जो मामला है, इसमें आपके ख्याल में टेक्निकल रीजंस हैं, कोई मुआशी मसला है, पैसे नहीं है, या दानिस्ता तौर पर सिंध को जो है वो तनकीद का निशाना बनाने की खातिर ये किया जा रहा है? इंटेंशन आपके ख्याल में ये है? देखिए, बात यह है ना जी, माशी मसला कौन सा है, बाकी हर जगह जो है वो मामलात चल रहे हैं। अभी कभी पंजाब की तरफ से आवाज़ आई कि हमें जो है वो वफाक ने हमारा हिस्सा नहीं दिया, सिंध की तरफ से क्यों आई? और वजह यह है सिंध डिलीवर कर रहा है। एक पहले जो प्रोपेगेंडे के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हमेशा से जो होता रहा, और हमें ये इधर पंजाब में और लोगों को बताया कि सिंध वाले लुट गए, पट गए, खा गए, थर ये हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना वो हो गया। अब जाके देखें कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, थर में जाके लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो देखें, थर के उन औरतों को देखें, हमारी बहनों बेटियों को, कि जो थर कोल के प्रोजेक्ट है उसमें जो ट्राले चला रही हैं, उसमें जो काम कर रही हैं, जो घरों में उनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं। सिंध के अंदर जाके रोड्स को देखें, जो सिंध के रोड्स हैं, और ये नज़र आ रहा है कि सिंध जो है इस गवर्नमेंट के बाद जो है सबके लिए एक मिसाल बन जाएगा। तो पिछले कई सालों से जो है इस मोटरवे को रोका हुआ है, और जो पंजाब के लोग जाते हैं, जो दुनिया से बाहर से लोग आते हैं, वो जैसे ही उसको देखते हैं वो समझते हैं ये सिंध की गवर्नमेंट की नालायकी है। वो कहते हैं जी ये वाकई वही बात है, पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही। और ये इसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है दूसरी के, ये एक साजिश है, और एक साजिश के तहत हमें बदनाम करने की कोशिश है। गवर्नर साहब, लेकिन पंजाब में भी देखें ना, माइनॉरिटी कार्ड का इजरा, 50,000 खानदानों को हर 3 महीने बाद 10,000 रुपये मिलेगा, फिर स्टूडेंट्स को लैपटॉप, फिर कर्जे, फिर अपने घर बनाने के लिए कर्जा स्कीम, किसानों के लिए कार्ड्स। तो आपके ख्याल में पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट तो हो रहे हैं, क्या ये दुरुस्त नहीं है? पंजाब में भी काम हो रहा है? नहीं, अच्छी बात है, होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। लेकिन मैंने पहले एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी आपके सामने भी अल्फन कह रहा हूँ कि मेरा एक ज़रूर ठीक है 10,500 आप 3 महीनों बाद दें लोगों को, और उसको ये है कि गरीब लोगों को दो, जिनका हक है उनको दें, ज़रूर दें, सिर्फ अपने वर्कर्स को ना दें। और थोड़ा सा उस तरफ भी तवज्जो दें, स्कूलों की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ। क्योंकि मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि मेरा एक गरीब आदमी, उसका जो है वो गुर्दे का ट्रांसप्लांट था। मैं हलफ पे ये कह सकता हूँ, मेरे से आज आप पूछ लें, मैं ये साबित कर सकता हूँ, मैंने बहैसियत गवर्नर पूरे पंजाब में पूरी कोशिश की कि ये मेरा गरीब आदमी है, इसका मैं जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करा लूँ, लेकिन मुझे फ्री में कहीं किडनी ट्रांसप्लांट नहीं मिला। अच्छा। और मैं बेबस हो गया। तो जो गरीब लोग हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल है जो अपना लाहौर के अलावा पिंडी में बना है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, रावल रोड वाला। लेकिन वहाँ पे देखें ना, एक हॉस्पिटल पे इतना बोझ है, आपकी 12-13 करोड़ की आबादी है, कि अगर किसी दिल के मरीज़ को आज एमरजेंसी है और उसकी बारी आएगी 1.5 साल बाद और वो फ्री ऑपरेशन करा सकेगा, तो ये तो फिर कोई बात नहीं है ना, ये तो उसे कोई फैसिलिटेशन नहीं है ना। सिंध में आप जाएं, कोने कोने में आपको फ्री जो है वो बाईपास हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसर का इलाज हो रहा है। और मैं दावे से कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, 1 टके का खर्चा नहीं है, हर गरीब आदमी जाके 10 रुपए की पर्ची पे करा रहा है।
तो वो सारा ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए ना। डायलिसिस सेंटर मेरा इलाका है अटक, देखें इस्लामाबाद बिल्डिंग्स हैं, इनकी छांव मेरे अटक पे पड़ती है, और इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, और वहाँ पे लोग गुर्दों की जो डायलिसिस हैं उसकी वजह से मर रहे हैं अटक के लोग। जिससे मर्जी है जाके पूछे, मैं गवर्नर बना, उन्होंने सबसे पहला रोना मेरे से ये रोया कि हम अब गरीब आदमी हैं, हफ्ते में 2 दिन पिंडी इस्लामाबाद नहीं जा सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमें जो है यहाँ पे बना के दें। तो जब ये होना, तो ये चाहिए कि हर जो है THQ हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए कि गरीब लोगों की, ये सबसे, पाकिस्तान चौथा मुल्क है दुनिया में जो गुर्दे के अमराज में जो है वो है, गुर्दे के अमराज सबसे ज्यादा चौथे नंबर पे पाकिस्तान है अनफॉर्चुनेटली। और हम उसके लिए गवर्नमेंट सतह पे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं तनकीद बनाए तनकीद कर रहा हूं, किसी पे नाजायज पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूं, तो मुझे कोई गलत साबित करे, मुझे कहे कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। हमारे गरीब लोग खुदा गवाए, और ये वो चीज़ है जिससे एक गरीब आदमी की जान बच सकती है। एक तो वो है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर हफ्ते में 2 दिन आप उसे दे के एक गरीब की जिंदगी बचा सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और उस पे इतना खर्चा भी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 5 करोड़ 10 करोड़ या 15 करोड़ से हर THQ में जो है वो सिस्टम कर दे। तो ये सारी तो चीजें हैं असदुल्ला साहब जो एक हकीकत है, इनको कोई नहीं जुटला सकता। बिल्कुल ठीक है। आखिर में सर ये बता दीजिए कि आज एक पीका तरमीमी कानून मंजूर हुआ है, झूठी खबर देने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकती हैं। क्या इस कानून के लिए, जिसको सहाफ़ी बरादरी मुतनाज़ कानून कह रही है, वो कह रही है हमसे मुशावरत इस पर नहीं की गई है, क्या पीपल्स पार्टी से इस पर मुशावरत हुई है और क्या पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है हुकूमत को इस कानून के लिए? देखिए, आज के दिन तक तो पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं हुई, लेकिन साफ़ी भाइयों से भी मैं कहता हूं कि अब साफ़ी भी बहुत बड़ी तादाद में बन गए हैं ना। एक तो साफ़ी एक ख़ास लेवल के हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप जो खबर देते हैं बड़ी जांच पड़ताल करके देते हैं। मैंने बहुत कम ये रेशो देखी कि किसी के करैक्टर पे या किसी के ज़ात पे कोई इस तरह का उछाला गया हो जिससे उसकी बदनामी हो, वो मुंह दिखाने के काबिल न हो। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया चैनल्स जो बड़े छोटे छोटे, अब उनको मैं साफ़ी कहूँ या क्या कहूँ, साफ़ी कहूँगा नहीं तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। वो छोटे छोटे एक बहुत सारे लोग हैं जो साफ़ी नहीं है, बिल्कुल मैं इस पे मानता हूँ ये बात, नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, बनाए हुए हैं जी। और असदुल्ला साहब उनको जिसको मर्जी है वो पकड़ लें और जो मर्जी इल्जाम लगा लें जी। तो मेरा ख्याल है इन चीज, लेकिन मुशावरत बड़ी जरूरी है। आपकी जो देखें, आपके नुमाइंदे हैं, आपके प्रॉपर इलेक्शन है, आपके जीते हुए लोग हैं, सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मुख्तलिफ अभी इस्लामाबाद, उनसे तो कम से कम मुशावरत हो जाती ना, इलेक्शन हुआ वहां से, उनसे भी नहीं मुशावरत हुई, उनसे बैठ के करना चाहिए था। और नहीं, ज्यादती है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए। और वो नहीं कहते, मैं बिल्कुल आपकी तरफ से ये नुमाइंदगी करते हुए ईमानदारी से, मुर्जे अरशद अंसारी साहब सारे मिलते रहते हैं। अभी मैं गया वहां पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, भट्ट साहब सारे लोग मुझे मिले, वो बिल्कुल नहीं कहते कि इस तरह का कानून ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती भी नहीं। तो अगर उनसे बैठ के मुशावरत हो जाती तो इसमें मसला यही है ना सर कि इसको मनफी इस्तेमाल हो सकता है। असदुल्ला साहब अगर बिल्कुल हो सकता है, और अगर इस गवर्नमेंट की कोई नाकामी हुई जिसका खतरा मुझे महसूस हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी इनकी नाकामी ये होगी कि ये मुशावरत नहीं करते। बहुत शुक्रिया, जिसकी अभी वाज़ेह मिसाल आपने इस कानून के बाद। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से बाहर निकलने का फैसला कर लिया और इसका ऐलान बैरिस्टर गौहर साहब ने किया। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला से बाहर आकर क्या सहाफ़ियों से बात करते हुए किस अंदाज में ऐलान किया, जरा आप पहले सुन लीजिए। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी।
खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, इन्हें इंतजार करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। 7 दिन का वक्त दिया था इरफान सिद्दीकी साहब ने 23 तारीख को, और कहा था कि 16 तारीख को, और कहा था कि 7 वर्किंग डेज में हम करेंगे, और 7 वर्किंग डेज अभी पूरे नहीं हुए। अली मोहम्मद खान साहब, थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा कर दिया तहरीक इंसाफ ने। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। असद साहब, काबिल अफसोस है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो हुकूमत के इस रवैये की वजह से आगे ना बढ़ सका। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने 2 बहुत बड़े स्टेप्स लिए हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ जो एक पॉलिटिकल आपका मैंडेट होता है उसके कॉस्ट पे, कि इतनी मुश्किलात और तकालीफ लोगों की शहादतों के बाद भी इमरान खान साहब ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने कमेटी बनाई मुज़ाकराती। और न सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी बनाई, बल्कि एक बात जो बहुत अहम है जिसको उस लेवल पे उजागर नहीं किया गया मीडिया में, और वो ये है कि पहली मुज़ाकराती मीटिंग जब 23 दिसंबर को हुई, उसके बाद जब मुज़ाकराती कमेटी जनाब इमरान खान साहब से मिली अडयाला जेल, तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आके मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब ने प्रेस टॉक की अडयाला जेल के बाहर, और हामिद रजा साहब ने ये बात की कि इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि मैं अपना ज़ाती इंतकाम नहीं लूंगा, मैं अपना ज़ाती इंतकाम, मेरे खिलाफ जो जुल्म हुआ है उसको मैं माफ करता हूँ। इतना बड़ा उन्होंने आपको एक विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। अब मुज़ाकरात कॉल ऑफ क्यों हुए? देखिए, आपका और मेरे बीच खुदा ना खास्ता अगर तनाज़ा हो और ये फैसला करना हो कि ये जो जमीन है आपके और मेरे बीच में, जिस पे हम दोनों दावेदार हैं, अली मोहम्मद कहता है कि ये जमीन मेरी है, असद साहब कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी या पंचायत करेगी? जो अदालत से भागेगा उसी के दाल में काला होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर पे कमीशन बनाइए ताकि कातिल बेनकाब हो, या 9 मई पे कमीशन बनाइए कि हम पे जो इल्जाम है वो साबित हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दोनों कमीशनों से हुकूमत भागी है। पहले इल्जाम लगाते थे कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया असद साहब, और जब हमने डिमांड की कि आओ और इन्वेस्टिगेट करो, अब हुकूमत भाग रही है। भागने का ये अली मोहम्मद खान साहब जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत भाग गई है, हुकूमत ने तो भी जवाब ही नहीं दिया। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 1-2 दिन में हम तहरीरी जवाब दे देंगे। आप 2 दिन का इंतजार करते तो हो सकता है कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त हो जाता और वाकई वो इलेक्शन कमीशन और जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर देते, और आप फिर कहते कि हाँ भाई ये देखें इन्होंने इनकार कर दिया, अब ये भाग गए हैं। आपने तो वो 2 दिन की मोहलत अभी बाकी थी कि पीछे हट गए। असद साहब, हम पे ये इल्जाम लग सकता है कि हमने थोड़ा जल्दी की। ये इल्जाम बिल्कुल आप लगाने में या ये सवाल उठाने में आप हक बजानिब हैं। लेकिन असद साहब, अगर आप 23 दिसंबर से लेके आज तक का जो तकरीबन टाइम है, महीना मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया है, तो इस 1 महीने में अगर आप हुकूमती रवैया देखें, बावजूद इसके कि कुछ उनके मेंबरान चाहते थे कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, या तो हुकूमत का विल नहीं था, जो मुज़ाकराती अमल में इमरान खान साहब से बार बार तातुल होता था, मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दिया जाता था, या उनके पास इख्तियार नहीं था, या हुकूमत के अंदर 2 कैंप थे कि जो उनकी सीनियर संजीदा क़यादत है वो चाहते थे कि मुज़ाकरात हों, लेकिन पंजाब में जो उनकी क़यादत बैठी है शायद वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कोई समझ में नहीं आता कि जब आप मुज़ाकरात में संजीदा हैं, और अगर आप संजीदा हैं तो वो मुज़ाकरात में आपने कुछ डिस्कशन की, कुछ पॉइंट्स लिखे, वो पॉइंट्स हुकूमती कमेटी लेके अपनी लीडरशिप के पास जाती है, हमारी कमेटी लेके अपनी लीडरशिप जनाब इमरान खान साहब के पास जाती है। जब आप उस कमेटी को अपने लीडर से तक रसाई नहीं देते, आप मुझे बताइए उसका फैसला कौन करेगा? उन नुकात का फैसला कौन करे? 1 महीना गुजर गया और आज मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो रही है, कल हो रही है। ये मुज़ाकराती कमेटी, इस पूरा मुज़ाकराती कमेटी और उस पूरे प्रोसेस पे एक तरह से ओस पड़ गई। सर, मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात ये बुनियादी शर्त नहीं थी। आप इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप 2 दिन इंतजार तो कर लेते। अब हो सकता है कि आप, यानी आप कैसे ज़ूम कर रहे हैं आज 2 दिन पहले ही कि कमीशन नहीं बनेगा? हो सकता है कमीशन बन जाता। देखिए, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आज रात
कि कल सुबह हुकूमत ये एक ऐलान कर दे कि हम उसूली तौर पे इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि दोनों मामलात के जुडिशल कमीशन होने चाहिए। ये जुडिशल कमीशन जो असदुल्ला खान साहब बनेगा, उसके जो जज होंगे जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो ना तहरीक इंसाफ के मेंबर होंगे, ना वो मियां वाली से आएंगे, ना वो जमान पार्क से आएंगे और ना बनीगाला से आएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के मुक्तदर और जिम्मेदार जज साहिबान होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, सीनियर जज साहिबान होंगे। तो उनसे हुकूमत अगर वो कमेटी बनाती है, कमीशन बनाती है ताकि इन मामलात की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद मेरा अंदाजा है, ये मैं हतमी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान उसूली तौर पे कर देती है कि हम ऐलान करते हैं, आओ बैठ कर TOR बनाएं, सकता है खान साहब फौरी फिर दोबारा इजाजत दे दें। लेकिन अगर आपने सिर्फ टाइम गेन करना है, देखें मुझे जो लगा है वो ये है कि इमरान खान साहब को ये कभी यकीन हो गया है कि हुकूमत सिर्फ टाइम गेन कर रही है, मामलात को तूल दे रही है और उनका मकसद मुज़ाकरात करना नहीं है। वरना हुकूमत को खुद ही डिमांड करनी चाहिए थी। चाहिए तो ये था असदुल्ला खान साहब के हम भागते कमीशन से और हुकूमत हमें हाथ से पकड़ के कहती कि आओ बैठो कमीशन बनाते हैं ताकि आपकी बात का दूध और पानी का पानी हो। इधर उल्टी गंगा बह रही नहीं, लेकिन आपने सर इस एक्ट से, कह रहा है अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन इस एक्ट से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो, हुकूमत भाग रही है। हुकूमत को आपने ये मौका नहीं दे दिया आज के वो कहे कि आप भाग गए, आपको 2 दिन और इंतजार करना चाहिए था, आप भाग गए हैं फैसला सुने बगैर। मैं इमरान खान साहब से मेरी आज मुलाकात नहीं हुई, कुछ अरसे से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन मैं उनसे मिले बगैर आपको ये कमिट करता हूं, मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। आज या कल, जुमे का दिन है, जुमे की रात है, कल परसों, ये 1-2 दिन में, कल जुमे से पहले जुमे के बाद हुकूमत सिर्फ ये ऐलान कर दे कि हम जुडिशल कमीशन बनाने पे उसूली तौर पे राजी हो गए हैं। हम समझते हैं कि ये जो कत्लेआम हुआ है 26 नवंबर को, ये पाकिस्तानी थे, बेगुनाह थे, किसने मारा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हमारा दामन साफ हो जाए। अगर हुकूमत ये ऐलान करती है और अगर हुकूमत ये कहती है कि 9 मई पे जिन पे इल्जाम था, हम ये बात साबित करने के लिए कि आपने ही ये काम किया, हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं ताकि सच सामने आए, अगर वो ऐलान करते हैं, मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब 24 घंटे के अंदर कहेंगे कि ठीक है मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें, क्योंकि बुनियादी डिमांड ही ये है कि इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो। मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में दूसरी बार असदुल्ला खान साहब ये आपके सामने अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, अदालत से, कोर्ट कचहरी से, कानून से, इन्वेस्टिगेशन से, जुडिशल कमीशन से वो लोग भागते हैं जिनका दामन साफ ना हो, जिनके हाथ पे खून लगा हो, जिनकी दाल काली हो, बल्कि जो चाहते ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हो। जो इन्वेस्टिगेशन से भागेगा उसी में कोई चक्कर है। चाहिए नहीं, लेकिन सर मेरा फिर सवाल यही है कि 16 तारीख को आपसे कहा गया कि 7 वर्किंग डेज इंतजार कीजिए, आपने एग्री कर लिया। जब आपकी मुज़ाकराती कमेटी ने 7 वर्किंग डेज खुद दे दिए, तो फिर आज 23 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात से बाहर आना पड़ा, वक्त पूरा हुए बगैर ही? आज 23 तारीख में ऐसी क्या बात थी? देखिए, मैं दोबारा आपको अर्ज कर रहा हूं, हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी, उनके मेंबरान की तरफ से गैर जरूरी तौर पे तुंद तेज बयानात। और फिर आप ये देखिए कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसी पिछले 1 महीने में हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई। इसी पिछले 1 महीने में इमरान खान साहब की अलकादिर केस, जिसमें कुछ भी नहीं है, और उसको कई दफा मुअख्खर करके, हम समझते हैं कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पे मुअख्खर करके फिर सजा सुना दी गई 10 साल की। ये मुज़ाकरात का अमल इस तरह आगे चलता है। और एक ऐसे जज से, ये तो अब ये चीजें सामने आई हैं, जो मोहतरम हामिद मीर साहब, जो एक मुल्क के हमारे एक मुस्तनद साफी हैं, जय्यद साफी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट, उनकी ऑन रिकॉर्ड है, आपने भी देखी होगी, कि जिन जज साहब ने सजा दी है जनाब इमरान खान साहब को और उनकी वाइफ को, बुशरा बीबी को, ये जज साहब तो 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको महदूद कर दी थी। उनकी जुडिशरी में अपनी जो सलाहियतें वो देते हैं, उनको महदूद कर दिया कि आपने किसी केस में एज अ जज नहीं बैठना। उनको 20 साल बाद किसने दोबारा लगा के इस केस पे बैठाया? ये बहुत बड़ा सवाल। सही है, लेकिन सर आप ही बार बार ये कह रहे हैं ना कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई नहीं चाहते, हम तो अदालतों से रिहाई चाहते हैं।
अब आप अदालत की तरफ से आने वाले फैसले को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल चल रहा था तो फिर सजा क्यों हुई? सजा तो अदालत से हुई, मुज़ाकराती कमेटी ने तो सजा नहीं दी। तो फिर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या तो मांगिए या फिर अदालत के उस फैसले को तस्लीम कीजिए। असदुल्ला खान साहब, मेरा भी कुछ अरसा हो गया है पाकिस्तान की सियासत में और आप भी इतने नए नहीं हैं, तो ना मैं इतना मासूम हूं और ना आप इतने मासूम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए ठीक है। तो सर ये अब एक एतराज आपके ऊपर और भी होता है, वो ये होता है कि आपने ना मुज़ाकरा शुरू करने के लिए अपने इत्तेहादियों से मशवरा किया, ना मुज़ाकरा से बाहर आने के लिए अपने इत्तेहादियों से मशवरा किया। तो आप अपने इत्तेहादियों को से मुशावरत क्यों नहीं कर रहे हैं? मशावरती अमल तो हमारा चल रहा है, मुस्तकिल है। क्या आज के लिए जो फैसला है उसमें मुज़ाकराती कमेटी में हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, क्या वो उसमें ऑन बोर्ड थे? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्तकिल मशावरत तो हमारी इत्तेहादियों से चल रही है। सर आप ये वैसे आज का जो फैसला है अचानक बाहर निकलने का, मेरा ख्याल है ये तो बैरिस्टर गौहर को भी पता नहीं होगा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके लिए भी ये इतना ही अचानक था कि इमरान खान साहब ने फैसला सुनाया कि बस बाहर आ जाओ और सब बाहर आ गए। मेरे ख्याल में हुकूमत की कोर्ट में अब भी बॉल है और मैं नहीं समझता कि सब कुछ हाथ से चला गया है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 26 नवंबर को डी चौक पे जो लोग शहीद हुए वो पाकिस्तानी थे, तहरीक इंसाफ के मेंबर या कारकुन बाद में हैं। हमसे ज्यादा ये हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये मालूम करे कि वो लोग क्यों शहीद हुए, किसने मारा, किसके हुक्म पे हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर हम डिमांड ना भी करें तो हुकूमत को इसको एक इम्पार्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये चीज कभी भी इनके माथे से ये दाग, कलंक का टीका गलेगा नहीं जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो। मैं दोबारा at the cost of repeating myself, I'm saying this again. If the government of Pakistan decides, कल ऐलान कर दे हुकूमत पाकिस्तान हम कमीशन बना रहे हैं, उसूली फैसला हो गया, आओ बैठो टीवार बनाते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब शायद 24 घंटे भी नहीं लगाएंगे मुज़ाकराती अमर को दोबारा शुरू करने का। उनके उसको खत्म करने का बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत सीरियस ही नहीं है। सही है। आप कह रहे हैं कि कल ऐलान कर दे हुकूमत, परसों ऐलान कर दे, मगर फैसल वाडा साहब जो न जाने उनका तज्जिया है या उनका खबर है, वो ये कह रहे हैं कि कोई कमीशन नहीं है और कह रहे हैं कि टाइम ज़ाया ना करो, मैं तो कह रहा हूं कमीशन नहीं है। सुनिए जरा फैसल वाडा साहब ने क्या कहा है। कमीशन बनाएंगे तो वो कहेंगे आप 2014 से शुरू करें, यहाँ से आपने पीटीआई ने शुरुआत की तो पीटीआई कहेगी आप 2007 में चले जाएं, 7 वाले कहते 3 पे चले जाएं, तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। कोई कमीशन नहीं है, कोई सब मैं आपको पहले बताया तो ताकि आप लोग पहले सुना दें लोगों को ये कमीशन बनेगा, वो तहरीर तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक खान साहब जेल में गए, कोई बेशरम बेया निकला हुआ, जिसको तकलीफ हुई, किसी के चेहरे पर अपने गम देखा, तैयार होकर आ गए खुश थे अंदर से, भाई जेल में रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें दो बातें हैं सर। एक तो वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही बता रहा हूं कमीशन है ही नहीं। अब फैसल वाडा साहब की बात को काफी सीरियस इसलिए लिया जाता है कि उनके पास खबर होती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इससे तहरीक इंसाफ के लोगों का फायदा है और उनकी यहां पर सियासत जो है वो उसको बेनिफिट मिल रहा है। मैं इससे एग्री करता हूं, उनकी राय हो सकती है, लेकिन मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के लिए और हर लीडर और हर कारकुन के लिए हैसियत ऐसी है जैसे आप एक जरखेज जमीन हो, लेकिन जब तक उस पर सूरज की तपिश ना पड़े तब तक उसमें से फसल नहीं निकलती। तो इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसके आफाक पे एक चमकता सूरज है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की बरकत से। तो इमरान खान साहब के इस वक्त पोलिटिकल जो उनका स्टैचर है वो बहुत इन मुसीबतों के बाद काफी बढ़ गया है और मैं समझता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। कोई नाबगैर रोजगार होगा, कोई खूतुल हवास होगा, कोई बहुत ही अपने जहन से गया गुजरा होगा जो चाहेगा कि इमरान खान साहब ना निकलें, कहीं मेरी सियासत खत्म ना हो जाए। अगर ऐसे आदमी की सियासत इमरान खान के बाहर निकलने से खत्म होती है, मैं कहता हूं अल्लाह करे ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी 7 नस्लों की सियासत खत्म हो जो अपने लीडर से मुखलिस नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मोहतरम जो वाडा साहब हैं उनको समझने में मुगालता हुआ है। तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने लीडर के साथ मजबूत खड़ी है और हमारी तवक्को है, हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि हमारा लीडर जो है वो कल की बजाय आज हमारे साथ हो, तो तहरीक इंसाफ जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगी। आखिर में सर ये बता दीजिए कि एक आज पीका एक्ट तरमीमी वो कानून मंजूर किया गया और उसमें गलत खबर देने पर 3 बरस कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकती हैं सजाएं। अब इसमें सहाफ़ती तंजीमों का शिकवा यह है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया, मुशावरत नहीं की गई और ये बहुत सख्त सज़ा है। गलत खबर हो जाती है सहाफ़ी से, अनइंटेंशनली भी हो जाती है, हमारे यहाँ तरदीद जारी करने की रिवायत भी मौजूद है।
तो ये 3 साल कैद दे देना और फिर 20 लाख रुपए जुर्माना, आपका इस पर राय क्या है सर? देखें, ये सजा कम है क्योंकि जिस तरह की ये हुकूमत की सोच है और उनके जो यार दोस्त पीछे बैठे हैं तो वो तो जवाबबंदी करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सजा को जरा बढ़ाएं, इसमें फांसी और कोड़े भी साथ में रखें और उम्र कैद रखें ताकि जरा मजा आए, क्योंकि अभी जवाबबंदी करने में ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, इनके दिल की भड़ास अभी नहीं निकली, इसी की कसर रह गई। ये काम कमजोर किया है, ये काम कमजोर किया है। और कैद और फांसी और कोड़े, ये जरा जियाउल हक साहब के दौर की याद तो ताजा हो जाए। सही है, बस इसी की कसर अली मोहम्मद खान साहब रह गई है, शायद अगली मरतबा ये भी हो जाए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ नहीं पा रहा, मुज़ाकरात से बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज तहरीक इंसाफ उससे निकल भी गई। इस सिलसिले में आपने भी तफसील से गुफ्तगू सुनी भी है। अगर पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम के साथ है तो फिर सियासी इस्तेहकाम तो नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या मुआशी इस्तेहकाम आ पाएगा? और कल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो 1600 पॉइंट्स गिर गई थी, अगरचे ये मईशत को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती लेकिन बहरहाल एक अहम जुज़ तो है। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत दावा कर रही है कि हमने इन्फ्लेशन को कम कर दिया है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है? हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है? देखिए, पिछले कोई 24 महीने से बड़ा वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर आप समझिए कि 2 इकॉनमी सामने नज़र आ रही हैं। एक मईशत है मईशतदानों की, दूसरी मईशत है वो 24 करोड़ पाकिस्तानी। आपने जिक्र किया कि महंगाई की शरह जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से नीचे आई है। ये हुकूमत का दावा है और दावा दुरुस्त भी है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बताती है कि पिछले साल जो शरह थी महंगाई की वो कोई 30-35% तक पहुंच गई और अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, 4-5% पे पहुंच गई है। आम आदमी के लिए समझना ज़रूरी है कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हुई। यानी कि महंगाई अभी भी आ रही है और अभी भी हो रही है लेकिन उसकी बढ़ने की शरह कम हो गई। अब ये समझ लीजिए कि अगर पिछले साल महंगाई का घोड़ा जो है वो कोई 35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था तो अब वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। महंगाई अभी भी हो रही। जो मईशत है आम पाकिस्तानी की वो ये है कि बिजली का बिल और गैस का बिल देने के बाद एक आम पाकिस्तानी खानदान को आप समझिए कि मुसीबत पड़ जाती है कि बच्चे की फीस कहाँ से आएगी। हुआ ये है कि पिछले कोई 18 महीनों के दौरान आप सोचिए कि बिजली का बिल जो है या बिजली का टैरिफ जो है वो तकरीबन 2 गुना हो गया और हुकूमत के अपने ज़ादोशुमार कहते हैं कि गैस की कीमत में तकरीबन 800% इजाफा हुआ। अब इस दौरान आम पाकिस्तानी की आमदन जो है वो बढ़ी नहीं है। अगर गैस का बिल और बिजली का बिल देने के बाद बच्चे की फीस की मुसीबत पड़ जाए तो आप सोचिए कि उसके लिए रहना मजीद मुश्किल हो गया है। उसके ऊपर जो बोझ है तकालीफ का वो मजीद बड़ा है, वो कम नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर सर मैं एहतशामुल हक साहब से की राय लेना चाहूँगा। एहतशाम साहब, अगर तो सियासी इस्तेहकाम से फ़र्क पड़ता है मईशत के ऊपर तो सियासी इस्तेहकाम तो शायद होता हुआ फिर हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुज़ाकरात से बहुत सी उम्मीदें थी, कुछ लोगों को तो थी बहरहाल, लेकिन वो मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। तो आपके ख्याल में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मईशत के ऊपर आएगा? देखिए, डेफिनेटली इसका फर्क तो पड़ेगा। उनके बाद असरदार बातचीत का सिलसिला आप देख लें, तकरीबन हम देख रहे हैं 1 महीना 1.25 महीना तो हो गया है। तीसरी मुलाकात होनी थी गवर्नमेंट और पीटीआई की टीमों के दरमियान, लेकिन जिस तरह अब्रप्टली आज उन्होंने आपने देखा कि गौर खान साहब बानी पीटीआई को मिल के आते हैं और कहते हैं मुज़ाकरात खत्म, तो उसके बाद तो फिर सब तरफ तो यही लोग कह रहे थे भी कम से कम वो 7 दिन का जो हुकूमत ने इनसे टाइम दिया था जो 28 तारीख तक बनता है, तो 5 दिन पहले ही आपने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो ऐसा क्यों है? या तो एक बात है कि जो पैरेलल नेगोशिएशन या इनडायरेक्ट या खुफिया बातचीत ये एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे थे, उसकी बड़ी तारीफें भी करते थे,
कि जी बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत से भी मिल रहे थे। तो भारत ये सवालिया निशान तो औसत बनता है कि अभी कंक्लूजन तो हुआ ही नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ इसका। अभी बेहतर तो होता है कि हुकूमत को ये बैकफुट पे रखते, पीटीआई वाले को कहते हैं जी ठीक है, अब आप 28 तारीख बताते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट के जी हमने आपको लिख के भी दे दिया था, अब आप बताएं आपने किधर जाना है। लेकिन सियासी तौर पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि लिखने वाला भी बोलने वाला भी हिस्ट्री लिखने वाला भी यही कहेगा कि जी एन मौके के ऊपर जबकि अभी 3-5 दिन रहते थे ये मुज़ाकरात एब्रप्टली खत्म कर दिए, तो इसका तो नुकसान पीटीआई को होगा। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं, अब इनको ये ख्याल आ रहा है जो पीटीआई के लोग हैं जी शायद हुकूमत के पास कोई देने के लिए नहीं है, और एक ही बात पे अड़के रह गए कि जुडिशल कमीशन। अभी देखें ना, एक बात तो मुझे जाती तौर पर लगता है कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात एब्रप्टली ऐसा खत्म किए हैं, वो बयान जो अली मीन गंडापुर का है, जिसमें वो बड़ा वादे तौर पे सीएम केपी ये कह रहे हैं कि जी 9 मई में हमारे लोग इन्वॉल्व थे और कुछ भटक गए थे हमारे लोग, उन्होंने गलत किया, नहीं होना चाहिए। तो ये इतराफ जो कर लिया आपने, उसके बाद हुकूमत ये कहती है कि अभी तो हमने कमीशन की बात ही नहीं की बनाने की, अगर फर्ज करें हम जुडिशियल कमीशन बना भी देते तो हम उसमें ये बयान रखेंगे अली अमीन गंडापुर का, जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि हमारे लोगों ने काम करवाया है। तो या तो मुझे लगता है कि उनको ये लगा कि ये अली अमीन का बहुत ही जिसको कहते हैं ये बयान ऐसा है जिससे उनको बहुत उनके सियासी स्टैंड को धचका लगा है, तो इससे पीछे हटे। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है कि डे टू डे बुनियादों पे ऐसे जिस तरह लोगों को ये जिनसे मुलाकातें करते हैं, बानी पीटीआई हो, इनकी अपनी जमात के लोग, असल मसला जो है ना वो अहमियत वाला ये है सर कि किसी के पास कोई डेलीगेट नहीं की अथॉरिटी। इनकी कोर कमेटी भी है, इनकी सियासी कमेटी भी है पीटीआई की, लेकिन फैसला कोई नहीं हो सकता। 26वीं आईनी तरमीम को आप देख लें, जब मौलाना फजल रहमान साहब गौर खान खड़े थे, और ये सारा का सारा ये वही स्क्रिप्ट है जो पीटीआई ने दिया था, जो मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमने मंजूर करवाया। और आपने भी देखा, मैंने भी देखा, गौर खान साहब कहते हैं भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे बानी नहीं मानते इस बात को। तो कहीं ना कहीं गलती तो उनके पार्ट पे भी है ना। सियासत में मुज़ाकरात को रोकना तो ये ठीक बात नहीं। हाँ, इसका इम्पैक्ट दूसरे जो आप सवाल कर रहे हैं सियासी तौर के साथ साथ, क्योंकि ये सियासत और मईशत तो दोनों जुड़े हुए हैं। अब थोड़ी सी सियासी हालात हमारे ठीक होते हैं तो मईशत भी उठती है। इस हद तक तो हम ऑप्टिक की हद तक तो असद कह सकते हैं ना कि डिफॉल्ट से बच गए, महंगाई किसी हद तक कम हुई है, अगर पूरी तरह रिफ्लेक्शन नहीं होता उसका। इस तरह आप देख लें रिजल्ट हमारे थोड़े से बेहतर हो गए, हमारा क्या कहते हैं ये करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ कम हो गया, ये सारी चीजें हुई हैं। ये तो अभी भी लॉन्ग वे टू गो। लेकिन सवाल ये है कि जो आप मैं उम्मीद कर रहे थे कि भी ये सियासी इस्तेकाम गैर यकीनी की सूरत ये खत्म हो जाएगी जब मिल के बैठेंगे। अभी आप देख लें जिस तरीके से अब्रप्टली मीटिंग का खात्मा किया गया, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा उम्र नहीं है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब, 2-3 दिन से एक चीज मामले पर बहस हो रही है और कल सेनेट की जो कमेटी है उसने भी इस मामले को टेकअप किया, और वो था एफबीआर की जानिब से 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला। और उस पर सेनेटर श्री मांडवीवाला साहब ने काफ़ी सख्त अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और कहा कि रोक देनी चाहिए ये खरीदारी, और फैसल वार्डा ने तो इसको कहा कि ये बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल आने वाला है। आपके ख्याल में क्या इन गाड़ियों की एफबीआर को ज़रूरत थी? क्योंकि वो समझते हैं कि फील्ड में जाने के लिए जो छोटे अफसरान हैं उनको बहरहाल फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। तो हुकूमत ठीक कर रही है या पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने ठीक किया है रोक कर, या आपके ख्याल में वाकई ये स्कैंडल हो सकता है? देखिए, हमारा जो टैक्स की मशीनरी है उसके हवाले से 2 बातें ज़हन में रखना बड़ी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। आप 2010 से 2011 का बजट निकाल के देखें तो हुकूमत का जो हद था वो 1700 अरब की टैक्स कलेक्शन थी, आज से कोई 10-12 साल पहले। पिछले साल हुकूमत हमें खुद बता रही है कि 9400 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है। तो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के नेट में हैं और वो टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा करवा रहे हैं और वो टैक्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। असल इशू ये है कि हुकूमती अखराजात उसी पीरियड के दौरान बहुत ही तेजी से बढ़े। आज से 10-11 साल पहले हुकूमत बजट करती थी को तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार अरब का के अपने अखराजात। पिछले साल या इस साल का बजट जो सामने आया है उसमें वही अखराजात बढ़ के कहीं 25,000 अरब पे पहुंच गए हैं। अब टैक्स का मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मेरी ओपिनियन में मसला हुकूमती नुकसानात का है, हुकूमती अखराजात का है, PIA के नुकसान का है, कोई 850 अरब है। बिजली के शोबे में हुकूमत बिजली खरीदती है, बेचती है, उसी दौरान कोई 2.5 हज़ार अरब का नुकसान कर देती है।
नुकसानात जो हैं वो गंदम के स्टोरेज में हो जाते हैं, कोई 1300 अरब का नुकसान वहां पे दिखाया जाता है। तो फोकस किया जा रहा है टैक्स के ऊपर, असल बीमारी है हुकूमत के अखराजात। बिल्कुल सही है, असल बीमारी है। इसमें एहतशाम साहब, मैं एक तो आपसे ज़रा पीका पर कमेंट चाहता हूँ कि पीका जो आज उसमें तरमीमी बिल आया है, 3 बरस तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना। अगरचे ये बात सही है कि सोशल मीडिया पर एक खबरों का तूफान और हंगामा बरपा है, झूठी खबरों का, और उसकी वजह से मुल्क को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को खतरा है कि उनका बाजू मरोड़ने के लिए भी इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है और उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। तो आपकी इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? देखिए असद, मेरा ख्याल है हमें बहुत इस हवाले से बड़ी सीधी बात करनी चाहिए। देखें ना, जिस तरह की आज़ादी और शुक्र बेमहार आज़ादी मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में है, शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। आप मुझे बताएं, आप ये अरसे से सहाफत में है, मुझे भी एक अरसा हो गया है। अभी देख लें, एक जमाना था एडिटर का इंस्टीट्यूशन होता था, खबर छपती थी, 3-4 जगहों से होकर जाती थी। अब तो खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया टेलीविजन का है, यहाँ पे तो आप देख लें, जो बात आप कहना चाहते हैं कह के चले जाते हैं, यू कैन गेट अवे विद इट। कोई सबूत नहीं, कोई जिसको कहते हैं अपना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। चले आम हालात में तो आप छोटी मोटी खबरें देते रहते हैं, वो बाउंस हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन यह है कि जब आप खास तौर पे आप लाइबल लॉज हमारे जिस तरह के हैं, जिस तरीके से हम लोगों की शोहरत को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठी खबरें लगाई जाती हैं, मेरा ख्याल है देयर मस्ट बी सम मेथड टू द मैडनेस कि इसको कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। अब सवाल है कि पीका, देखिए पीका, ये आपको याद नहीं कि बानी पीटीआई के जमाने में, उनके जमाने में हुआ था, सख्त तरीके से उन्होंने कहा था कि मरोड़ के रख दें, मीडिया को बात ही ना करने दें। कितना मुश्किल होता था, अफवाज चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जब वो सामना करते थे। बाद में ये हुकूमत आई, PDM 1 PDM 2, इन्होंने उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन अब इस स्टेज पे जो कुछ हो रहा है, लेकिन आप जिस बंदे से भी आप बात करते हैं, अब तो मीडिया क्या रह गया, आप मीडिया है, मैं मीडिया, आम आदमी जो है ना वो साफी बन के बैठ गया है बगैर तस्दीक के। लेकिन हमें तो यही बताया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बगैर तहकीक के सुनी शुनाई बात को आगे कर देना ये किसी झूठे के लिए काफी है। हाँ, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जिच हो गई है, देखिए कैसे इन चीजों को रोका जाएगा। अब इसके लिए जरूरी तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट को मैकेनिज्म बना ले कि हमारा प्रेस काउंसिल, हमारे इंस्टीट्यूशन जो भी हैं टेलीविजन के, और इस तरह जो डायरेक्टर होते हैं TV स्टेशन पे बैठे डायरेक्टर्स वगैरह, उनके साथ मीटिंग करके उनके मामलात को इसमें वहां देखे जाए कि जी बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दिया जा सकता है, दिया जाए। लेकिन जाती तौर पे मैं इसके हक में हूँ कि जी ये जिस अंदाज से हम हर किसी की पगड़ी उछालते हैं रात दिन टेलीविजन पे जो कुछ करते हैं, तो इसको ब्रेक लगनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एहतशाम उल हक साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।